साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की जय, खाटू श्याम जी की। साथियों एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है मेरे सामने आया और मैंने और मेरी रिसर्च टीम ने इस विषय पर काम किया। टॉपिक क्या है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है और इस बात की हमारे पास केवल एक न्यूज़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें क्या ना करें। क्या पुख्ता एविडेंस की ज़रूरत है या सामान्य एविडेंस से काम चल जाएगा। क्या सुने सुनाई बात से काम चल जाएगा या आंखों देखी घटना जो है एडल्ट्री की होनी चाहिए। इस स्थिति में अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो उससे पहले क्या क्या स्टेप लेने ज़रूरी हैं ताकि कोर्ट में जो हमारा केस है वो ख़राब ना हो और हम इफेक्टिवली जो है अपनी जीत को इंश्योर कर सकें। क्लियर है साथियों। जितने लड़के कोर्ट से जाके हारे और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जाकर उनकी एक बार फाइल पढ़ लेना आप मेहरबानी करके। उनकी प्लीडिंग्स इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो अपने केस को स्टैंड तक नहीं कर सकते हैं। केवल सुनी सुनाई बात पर या पुख्ता साक्ष्य के अभाव में अपना केस जो है वो पेश करते हैं। अल्टीमेटली वो ये शो करना चाहते हैं कोर्ट को कि भाई हमारी पत्नी जो है एडल्ट्री में किसी के साथ जो है लगी हुई है और इसी पॉइंट पे जो है हमको तलाक दे दो। आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से कहिए भाई मेरी ये परेशानी है, मुझे समाधान चाहिए, तो कोर्ट क्या समाधान देगा आपको? उत्तर है नहीं। हमें मेहनत करनी होगी, पुख्ता साक्ष्य कोर्ट में देनी होगी और इसके साथ साथ एक प्रॉपर जो है प्लानिंग होनी चाहिए। जिस कारण आज का ये टॉपिक इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो है तैयार किया गया है और आपके समक्ष रखने का जो है प्रयास किया गया है। साथियों बेसिकली हम एक बात समझते हैं कि एडल्ट्री क्या है और इसको लेकर पैरामीटर क्या है कानून के अंदर। साथियों एडल्ट्री इसको हम कॉमनली कहते हैं जार कर्म या किसी के साथ अवैध संबंध होना भी हम कई बार इसको कह सकते हैं। पर साथियों हर बार अवैध संबंध हो ये एडल्ट्री नहीं हो सकती है। साथियों अमूमन हिंदुस्तान के अंदर कई बार देखा होगा आपने कि जो माँ बाप होते हैं अपनी लड़की को ये कहते हैं कि भाई तू कहाँ से मुंह काला करके आई है। अब ये तो है ना कि लड़की ने जो है मुंह काला कर लिया या मुंह पे जो है काला रंग पोत लिया तो इसलिए जो है वो दोषी हो गई। ऐसा नहीं होता है। एडल्ट्री के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले उसको जो है हमको समझना होगा और इसकी परिभाषा क्या है उसको जो है हमको देखना होगा। साथियों एडल्ट्री को जो है डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन लॉ के अंदर। दूसरी बात है कि अगर हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है एडल्ट्री। क्लियर है। पर साथियों एडल्ट्री है क्या, इसको जानना भी जो है बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है किसी के साथ रात को बातें करती है, क्या ये एडल्ट्री है? उत्तर है नहीं। हमारी पत्नी किसी के घर पे जा रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, क्या ये एडल्ट्री है? उत्तर है नहीं। साथियों एडल्ट्री के लिए बेसिक पैरामीटर क्या है कि देयर मस्ट बी द इंटरकोर्स। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जब तक सेक्स नहीं है तब तक एडल्ट्री कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपकी और आपकी वाइफ का जो मैरिज है वो सर्वाइव करना चाहिए। अगर मैरिज सर्वाइव नहीं कर रहा है, मैरिज डिसॉल्व हो गया है और डिसॉल्व होने के बाद में वो किसी के साथ जो है रह रही है एज अ लिव इन पार्टनर, तो ये एडल्ट्री नहीं होगा। इस बात को जो है दिमाग में सेट कर लीजिएगा। साथियों जब तक मैरिज सर्वाइव कर रही है और उससे परे जाकर मीन्स आउट ऑफ दैट मैरिज अगर वो महिला किसी पुरुष के साथ में जो है अवैध संबंध जो है रखती है, जिसको हम कहते हैं हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऐसे सिनेरियो में ये केस होगा एडल्ट्री का। साथियों एडल्ट्री पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस था, आप सबको मालूम होगा, पर अब ये ऑफेंस नहीं है। क्लियर है। पर साथियों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक सिन है, बेसिकली एक पाप है और जो एक ग्राउंड देता है कंसर्न पति को टू फाइल अ डिवोर्स केस ऑन ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। पर साथियों कहना आसान है कि एडल्ट्री के पॉइंट पे जो है आप केस फाइल कर दो और अगर वाइफ एडल्ट्री में तो हम खर्चा नहीं देंगे, पर इतना आसान इंडियन कोर्ट्स में नहीं होता है। जब केस हम लेके जाते हैं, हम प्लीडिंग्स करते हैं, हम केस को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम सब भाग रहे हैं। हम सबको एक बेसिक हैबिट है टू बी अ मिल्खा सिंह। मत करो भाई, आप भागते रह जाओगे, पर टेक्निकली जो आपका लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए मार्ग कैसा है उसको देखना होगा और उसके साथ साथ परेशानियां क्या है मार्ग में उसको जो है देखना होगा और उसे हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसके प्रॉपर सॉल्यूशन जो है हमारे पास में होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, वाइफ लेगी पॉइंट ऑफ प्राइवेसी या उसका जो कंसर्न बॉयफ्रेंड है वो आप पर केस कर देगा डेफेमेशन का, भाई देखो हमको बदनाम कर रहे हैं। तो वो एंगल भी जो है आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे हर एक एंगल को तो आप नुकसान भुगत जाओगे। साथियों बेसिकली जब ये मालूम पड़ता है कि वाइफ जो है एडल्ट्री में, सबसे पहले बात नोट कीजिएगा, शांत रहें, जल्दबाजी ना करें और पूरी की पूरी एविडेंस जो है हमें इकट्ठी करनी है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि एविडेंस का मतलब सिर्फ एविडेंस नहीं, एविडेंस का मतलब है पुख्ता साक्ष्य। साक्ष्य पुख्ता रहिए, केस में कोई राहत आपको नहीं मिलने वाली है। साथियों कई लोग जो है क्वेरी करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी वाइफ जो है वो एडल्ट्री में, तो क्या हम अपनी वाइफ के कंसर्न मोबाइल में स्पाई सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, या उससे जो भी एविडेंसेस हमारे पास में आएगी उसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं या नहीं। साथियों बेसिकली जो ये स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज़ वर्जित है। इससे आप दो ही एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। पहली बात तो मोबाइल में क्या एक्टिविटी हो रही है,
जिससे कंसर्न होता है व्हाट्सअप का और एक कंसर्न होता है आपके मोबाइल रिकॉर्डिंग का। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा आप दुस्साहस कर रहे हैं तो ये एक ऑफेंस है आईटी के अंदर, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। बेटर क्या है ऐसे सीन में कि स्पाई सॉफ्टवेयर को हमें अवॉइड करना है और स्पाई सॉफ्टवेयर के जरिए हमें कोई एविडेंस डायरेक्टली जो है कोर्ट में पेश नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी को जो है अपॉइंट करते हैं लीगल वे में जाकर, वो थर्ड पार्टी जो है अपने स्पाई सॉफ्टवेयर के जरिए एविडेंस को कलेक्ट करती हैं और प्रॉपर एविडेंस जो है आपको प्रोवाइड करती हैं, देन इट इज़ अ लीगल सोर्स। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी वाइफ के पीछे पड़ी हुई है, वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके आपको जो है जरिए पेन ड्राइव जो है भिजवा देती है, तो वहाँ पर सोर्स भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इवन मैं तो कह रहा हूँ सोर्स भी नहीं है, अगर अननोन व्यक्ति ने भी आपकी वाइफ की और अजनबी की रिकॉर्डिंग्स को भेज दिया आपको, क्लियर है, और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको मिली है बाय पोस्ट या मिली है पेन ड्राइव में बाय पोस्ट, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो एविडेंस आप पेश कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्रॉपर एक सोर्स है कि हमें ये जरिए डाक जो है प्राप्त हुई है। पर पेश करने से पहले ध्यान रखिएगा कि फॉरेंसिक से जांच जरूर करा लें, कहीं ये ना हो जाए कि आपकी जो कंसर्न वाइफ है उसकी आवाज़ को जो है मैनिपुलेट किया गया हो और एआई टूल का जो है वहाँ पर यूज़ किया गया हो। तो एआई टूल का यूज़ तो नहीं किया गया, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, तो ये साइबर एक्सपर्ट जो है रूल आउट कर देगा और उसकी एविडेंस जो है रिलायबल है सेक्शन 45A इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के पर्सपेक्टिव के अंदर। तो आप विशेषता इस बात को ध्यान रखिएगा, खुद हाथ जला लें अपने, इसमें समझदारी नहीं है। बेटर ये कि हम एविडेंस को प्रॉपर तरीके से कोर्ट में पेश करें, तो ये एक प्रॉपर तरीका है, क्लियर है। तीसरी बात, कई लोगों की क्वेरी ये भी होती है कि भाई हमारी पत्नी जो है एडल्ट्री में, और कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई जो कंसर्न उसका बॉयफ्रेंड है कि वो हमारी एब्सेंस में हमारे घर पे आता है और दोनों सेक्स करते हैं, मज़े करते हैं, और कई बार पड़ोसी भी इस फैक्ट को इंटीमेट करते हैं। पर पुख्ता प्रमाण के लिए हमारी क्वेरी ये होती है कि भाई क्या हम सीसीटीवी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी प्रीमाइसेस में? उत्तर है हाँ, आप कर सकते हो। अगर सीसीटीवी का उपयोग करके आप एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हो, देन इट इज़ अ प्रॉपर सोर्स। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि एविडेंस को आपको पब्लिकली पर्च नहीं करना है, पब्लिकली शेयर नहीं करना है, किसी भी ग्रुप में किसी को भी व्हाट्सअप नहीं करना है। आपको एविडेंस को प्रॉपर कलेक्ट करके प्रॉपरली प्रिजर्व करना है। उसके बाद साइबर एक्सपर्ट से राय लेनी है और साइबर एक्सपर्ट की उपस्थिति में वो एविडेंस कोर्ट में टेंडर करनी है विद योर पिटिशन। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और मैनिपुलेशंस की स्थिति आ जाती है तो पुख्ता साक्ष्य होने के बावजूद भी केस जो है आपका खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करें, एविडेंस को आप पेश कर सकते हैं, इस तरह की एविडेंसेस जो है जायज़ है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले परमिसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि स्पाई सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं अपनी पत्नी के फ़ोन में, उसमें हम इंस्टॉल करते हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी के फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हो तो आप डाटा लीक कर रहे हो, डाटा इन्फ्रिंज कर रहे हो। ऐसे सिनेरियो में जो डाटा पॉलिसी है उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा, आप पे केस बन जाएगा। जबकि यहाँ डाटा लीक नहीं हो रहा है, आप अपना ही डिवाइस यूज़ करके एविडेंस को जो है कलेक्ट कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, R.M. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है वर्ष 1973 का। उसमें ये बात स्पष्ट है, इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इलीगल मीन्स, इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू अननोन सोर्सेस, इस तरह के एविडेंसेस जो है लीगल है, उसका प्रॉपर सोर्स है, तो उन्हें जो है कोर्ट में जो है पेश किया जा सकता है और एडमिसिबल होंगी एविडेंस में, ये भी कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि एडल्ट्री को यदि हम साबित कर रहे हैं तो सबसे पहले मॉडस क्या है उसको भी जो है हमको स्पष्ट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडल्ट्री के लिए सेक्स जो है नेसेसरी, अगर सेक्स नहीं हुआ है तो एडल्ट्री कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। तो कई बार वाइफ या वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है यही स्टैंड जो है कोर्ट में लेके चलते हैं कि भाई हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास CDR है तो ये कॉरोबरेटिंग एविडेंस है, किसी पड़ोसी ने देख लिया तो ये कॉरोबरेटिंग एविडेंस है। और इसके अलावा वो पार्क में घूम रहे हैं, कई बार आपने भी देख लिया, या साथ साथ घूम रहे हैं बाजार में, आपने देख लिया कि या किसी मित्र ने देख लिया, तो दीज आर द कॉरोबरेटिंग एविडेंसेस। इनको भी पेश करके आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने केस को। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एडल्ट्री की दो स्थितियाँ होती है कि कई बार ऐसा था कि आप बाहर हैं, आपके पास घर की जो है चाबी है और वाइफ जो है सेक्स कर रही है विद द बॉयफ्रेंड, आप अचानक जो है घर में आ गए, आपने रंगे तो जो है पकड़ लिया वाइफ को, ठीक है। कई बार ऐसे कारण बन सकते हैं, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। पर हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं होगी या इसका कॉरोबरेशन नहीं होगा, तो कई बार ऐसा कोर्ट मान लेता है कि आप चूंकि डिवोर्स चाहते हैं तो इसलिए आप अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एविडेंस डायरेक्ट है और आपके पास इसका पुख्ता प्रमाण है, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आप चले गए घर में और वाइफ वहाँ पर जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो आपके साथ जो है अन्य लोग भी हैं, तो आप अपने मोबाइल कैमरे से जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉल भी जो है उसको घर वालों को कीजिए ताकि उनको मालूम पड़े कि उनकी बेटी किस अवस्था में है, ताकि उनका वर्जन और जो
कंसर्न आपकी वाइफ है उसका वर्जन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय यूजिंग थर्ड पार्टी मोबाइल, तो ऐसी एविडेंसेस जो है एडमिसेबल है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि एविडेंस को पेश करने से पहले उसका फॉरेंसिक जरूर करा लीजिए। अगर फॉरेंसिक नहीं है, उसका प्रॉपर रिव्यू नहीं है, तो वहाँ पर अपने को जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार ये भी था कि एविडेंस जो है इनडायरेक्ट है, किसी ने आपको भेज दिया वीडियो, किसी ने फोटो भेज दिया, पर फॉरेंसिक करा के अगर हम ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं देन इट इज़ एडमिसेबल। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऑडियो क्लिप आपके पास में आ गई है जिसमें उनकी बातचीत है, या कोई चैटिंग आ गई जिसमें उनकी बातचीत है, तो ये एविडेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। भले इनका सोर्स नहीं है आपके पास में, पर जैसा मैंने आपको बताया है कि एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल मींस एंड थ्रू अननोन मींस, पर खुलासा हो रहा है किसी क्राइम का या किसी ऐसे फैक्ट का जिससे आपको राहत मिल सकती हो, तो वो सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। इस बात को जो है आप नोट रखिएगा। साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि एडल्ट्री के ऑफेंसेस को प्रमाणित करने के लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है मेहनत नहीं करनी है। वो मेहनत करनी है आपको क्रिमिनल केस में, क्योंकि ये सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है। तो आपको अपना केस प्रूव करना है बाय प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि आपको वो संभावना कोर्ट में रखनी है जिससे कोई भी कोर्ट जो है इन्फ्रेंस निकाल सके। अब उदाहरण के लिए वाइफ लगातार चैटिंग कर रही है, आई लव यू लिख रही है, अगले का भी मैसेज आ रहा है, फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन है, देन इट इज़ रिलेवेंट फैक्ट। इनकी बातचीत लगातार फ़ोन पे है, रिलेवेंट फैक्ट। और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने स्पाई सॉफ्टवेयर का यूज़ तो कर लिया, बट उसकी एविडेंसेस अवेलेबल हैं और कोर्ट को आप कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि ये एक राइट एविडेंस है, देन इट में बी फाइल्ड। बट अवॉइड करनी चाहिए जो मैंने बताया आपको, थर्ड पार्टी के जरिए जो ऑथेंटिकेट चैनल्स हैं हम एविडेंस लेके कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी ने देख लिया तो उसकी एविडेंस को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हमारे किसी मित्र ने देख लिया देन इट इज़ ऑल्सो रिलायबल, हमने देख लिया देन इट इज़ रिलायबल। इसके अलावा कोई भी ऐसी एविडेंस है जो मौके पर रेडी हुई और जिसका हमने फॉरेंसिक करा लिया देन इट इज़ रिलायबल। तो हर एक पैरामीटर पे काम करना है ताकि साक्ष्य जो है पुख्ता हो, हमारा काम हो जाए और कम से कम जो ऐसी दुष्ट पत्नियां हैं उनको सबक सीखने को मिले। तो हर एक पॉइंट पे जो है काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, जनरल पिटिशंस पेश कर रहे हैं, तो केस फिर खारिज होगा आपका। फिर आप बातें बनाओगे और फालतू की बातें कहोगे, अरे साहब हमने तो मेहनत कर ली और हमको रिजल्ट मिलता नहीं है और कोर्टें जो है बायस्ड है टूवर्ड्स गर्ल्स। ऐसा नहीं है। जो लोग लड़े हैं ऐसे बिंदुओं पे जिन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया, पुख्ता साक्ष्य जो है जुटाई है, उनको रिलीफ भी मिला है। और नहीं मानना तो कई निर्णय आपको मिल जाएंगे, जाके पढ़ लेना। तो जिनको राहत मिली है वो मिली इसलिए क्योंकि उनको होमवर्क प्रॉपर था, उनकी प्लीडिंग्स प्रॉपर थी और जो भी एविडेंस उन्होंने पेश करी वो एडमिसिबल थी, साक्ष्य पुख्ता थी। जहाँ साक्ष्य पुख्ता नहीं होगी, जनरल साक्ष्य आप पेश कर दोगे, पैसे बचाओगे 100%। अरे कौन जाए एक्सपर्ट के पास में, हम खुद ही पेश करते हैं। अरे 65 भी एविडेंस एक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अभी धारा 63 हो गया है, 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट। अब क्या हो गया धारा 63 में ये कि पैरामीटर वही है, बट एक्सपर्ट जो है उसकी ओपिनियन बहुत मायने रखती है। अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं है तो जनरल वे में कोई भी एविडेंस जो है आप टेंडर कर भी दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आपको रिव्यू प्रॉपर कराना है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट का राय लीजिए कि जो कंसेंट फाइल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसके अलावा वो फाइल कब क्रिएट हुई है, कब एक्सेस हुई है और कब जो है उसको डाउनलोड किया गया, कब प्रोसेस किया गया, उसका हैश वैल्यू क्या है। और कई एक्सपर्ट्स तो आईएसओ पैरामीटर पे भी चेक कर लेते हैं। तो हर एक पैरामीटर पे जब वो चेक कर लेंगे आपकी फाइल को, संभावना खत्म हो जाएगी मैनिपुलेशंस की, तो वहाँ पर राहत क्यों नहीं मिलेगी आपको। तो अगला क्या स्ट्रेटेजी लेके आ सकता है, अगला आपसे क्या झिड़क कर सकता है, इस पॉइंट को भी देखते हुए केस को तैयार करो। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी एडल्टरी पर आप केस तैयार कर रहे हो तो जल्दबाजी करने की बजाय केस को पूरा रिव्यू करो, उसके सारे पॉइंट्स निकालो। उस पॉइंट में क्या क्या स्थितियां आपने ऑब्जर्व करी, क्या क्या स्थितियां आपके संज्ञान में आई और उनका सोर्सेज क्या था, उसको प्रॉपर लिख लो। अगर नहीं लिखोगे, जल्दबाजी में कार्रवाइयाँ करोगे, गुस्से में कार्रवाइयाँ करोगे तो हमेशा हारोगे। आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, जिन लोगों ने प्लानिंग से युद्ध लड़े वो जीत गए, पर जो लोग गुस्से में थे हम मार देंगे, हम रक्षा करेंगे हमारे राष्ट्र की, वो लोग विफल हो गए। तो मेरा कहना यह है कि वाइफ से आपको लड़ना है तो आपको दो बात ध्यान रखनी पड़ेंगी कि बेसिकली वो इमोशनल टर्मिनोलॉजी कर सकती है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो उस पैरामीटर को भेजना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा वो आप पर काउंटर अटैक भी करेगी, डिफेमेशन का केस भी कर सकती है, वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है, बट आपको उस स्थिति को भेजने के लिए पुख्ता प्रमाण चाहिए। तो पुख्ता प्रमाण को लेकर जो बेसिक गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। आपको किस तरह से बिहेव करना है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। और जब पूरी एविडेंस इकट्ठी हो जाए उसके बाद जो है आपको नोटिस देना है वाइफ को और उसके 1 महीने बाद जो है केस दाखिल करना है। यही प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है आपको। रेस्ट देयर इज नो नीड टू वरी। सारा टाइम कंज्यूम होगा आपका रिव्यू में या नोटिस ड्राफ्टिंग में या एविडेंस कलेक्शन में, तो वो इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, उसको कंज्यूम कर लो। 6 महीने 7 महीने लोगों को लग जाते हैं रिसर्च में और ड्राफ्टिंग करने में। तो मेरा कहना यह है टाइम कंज्यूमिंग जॉब है एडिल्टरी के मामलों में डिवोर्स फाइल करना। बट अगर टाइम कंज्यूम उस समय नहीं करा और बाद में केस को लड़ ली और हार गए तो वैसे भी टाइम बहुत खराब होगा आपका और पैसा भी जो है नाश होगा 100 अलग। तो इसलिए
वैल्यू योर केस, वैल्यू योर एविडेंस एंड वैल्यू योर पॉइंट्स जो आप कोर्ट में सबमिट करने जा रहे हो। वकील के भरोसे केस को लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते। जीतना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ असेसमेंट केस का करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और पुख्ता एविडेंस चाहिए हमारे को। उसके बाद ही वकील का रोल शुरू होगा। उससे पहले अगर आप कंसल्ट भी कर लोगे, काम भी करवा लोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इसलिए पहले होमवर्क पूरा कर लो, देन कंसल्ट। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हेल्प लेते हैं एडवोकेट्स की। हमसे भी कई लोग क्वेरी कर लेते हैं कि भाई क्या हमें लेनी चाहिए हेल्प, कि हम अपने एविडेंस का रिव्यू कर लें, कि कल को ये ना हो जाए कि हम एंड तक पहुंच गए तो मालूम पड़ रहा है कि साइबर एक्सपर्ट हमारी हेल्प नहीं कर पाया या ढंग से ओपिनियन नहीं दे पाया। यस, आप ले सकते हो। इन रिव्यू से बेनिफिट क्या रहता है कि जो भी गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर हो जाएंगी, तो एविडेंस की स्टेबिलिटी, एविडेंस का पुख्ता होना ये हम इंश्योर कर पाएंगे और उसके लाइट में जो है हम इफेक्टिव रेमेडी ले पाएंगे। तो सब कुछ हमारे हाथ में। पर दिमाग में चीज़ सेट कर लो कि शादी में खर्चा आपने करा होगा लाखों रुपए का, पर आपके काम तो नहीं आया ना, पर केस में जो है खर्चा आप करना पड़ेगा आपको। अगर खर्चा नहीं करोगे और अपना एविडेंस प्रॉपर जो है पेश नहीं करोगे और प्रॉपर प्लीडिंग्स नहीं करोगे तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए मोटी मोटी बात यही है कि एविडेंस को प्रॉपर बनाओ, वर्कआउट करो ताकि दिक्कत नहीं पड़े, अदरवाइज यू माइट बी इन हॉट ट्रबल और केस अच्छा होने के बावजूद भी केस को आप हार जाओगे। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।